हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका प्रजापति। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहेंगे अति संयुग्मन। अति संयुग्मन से क्या मतलब है? ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्यों होगा? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होगी दो ऑर्बिटल्स के बीच में। सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच, और दूसरी जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके बीच होगी? सिग्मा बॉन्ड और पाई ऑर्बिटल्स के बीच होगी। इनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा उसी को ही हम क्या कहेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन बताने वाले दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले थे बेकर और दूसरे थे नाथन। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं। चलिए तो देखते हैं हम किसके बारे में? हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है एक्चुअल में? ये होता है ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल and sigma bond and pi bond के बिटवीन क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, और उसी को ही हम क्या कहेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है भाई? इसके पीछे ये रीजन है कि जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो जिस भी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद यानी ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा? बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, बॉन्ड डिसअपेयर हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इस रेजोनेंस को क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस के साथ साथ इस रेजोनेंस को यानी इसे क्या कहते हैं? एक स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस भी कहेंगे। साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? इसे बेकर नाथन इफेक्ट कहेंगे। ये सारे किसी के नाम है, हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाए। इसे क्या कह सकते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इसका आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? इनके टाइप्स के बारे में। तो जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या मतलब है? हाइपर कॉन्जुगेशन से मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और दूसरा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी अगर मैं कह दूं यहाँ पे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले जो क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। इस तरीके की जो ओवरलैपिंग करते हैं वो दो टाइप की स्पीसीज होती हैं। सबसे पहली स्पीसीज होती है यहाँ पे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और सेकंड होते हैं फ्री रेडिकल। इन दोनों में किस टाइप का बॉन्डिंग होगी? नो बॉन्ड बॉन्डिंग होगी, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में। देखिए आने वाली क्लासेस में टाइप ऑफ रिएजेंट भी अपने पोर्शन में है, यानी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट भी हमारे पोर्शन में है, तो हम उनको वहां कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट तुम्हें बता देती हूँ कि कार्बोकैटायन से मतलब क्या है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और कैटायन का मतलब होता है बच्चों क्या? पॉजिटिव स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मेरे पास क्या है? ये एथिल कार्बोकैटायन है।
यानी इसमें क्या है, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, कार्बोकैटायन कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कार्बोकैटायन किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो समझते हैं इसके ऑर्बिटल व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। ये मैंने ऑर्बिटल व्यू बनाया है किसका, कार्बोकैटायन, और वो भी किसका है, एथिल कार्बोकैटायन का है। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या कर रखा है बच्चों, कार्बन ने और हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करके क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। और ये जो कार्बन है इसके पास क्या है बच्चों, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब हमें ये देखना है कि ये सिग्मा बॉन्ड और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल के पैरेलल जो भी हाइड्रोजन आएगा, जो क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इस बॉन्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट। अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम आगे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसकी किस तरीके से बनेगी। मैंने बताया था इसके बारे में, ये क्या है, कार्बोकैटायन सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे पी ऑर्बिटल के साथ। ये है वैकेंट पी ऑर्बिटल। सबसे पहले ये जो सिग्मा बॉन्ड जो क्या होगा, पी ऑर्बिटल के पैरेलल प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करेगा इस कार्बन पे। जैसे मूवमेंट करेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलरेडी इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एक पाई बॉन्ड कार्बन, और दोनों हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। अब ये H क्या हो गया है, पॉजिटिव। यानी ओवरलैपिंग होने के बाद, किसकी ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के बाद में क्या हो गया है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया है। इसीलिए इस हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम से बोला गया है, वो क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी वाले हाइड्रोजन को नहीं, जो भी ऑर्बिटल क्या होंगे बच्चों, सामने आएंगे, पी ऑर्बिटल के सामने जो भी हाइड्रोजन आएगा वो सब क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। मैंने ये कहा है कि यहाँ पे एथिल कार्ब कैटायन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, और ये सिंगल बॉन्ड हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो जैसे ही रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो इस टाइम पे तो क्या है, ये हाइड्रोजन किसके सामने है, वैकेंट पी ऑर्बिटल के सामने है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। अगले वाले में क्या होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि रोटेशन करने के बाद ये दूसरा हाइड्रोजन क्या आ जाएगा बच्चों, इस पी ऑर्बिटल के सामने आ जाएगा। सेम ऐसा ही अगली बार होगा कि ये थर्ड वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस पी ऑर्बिटल के पास आ जाएगा। इसका मतलब है कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे बच्चों, हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। यानी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट सारे अल्फा हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे और पी ऑर्बिटल के सामने आएंगे, और जो भी पी ऑर्बिटल के सामने आएगा वो क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब हम इसकी और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं,
अब की बार मैंने इसका हाइपर कॉन्जुगेशन करवाया तो ये क्या आ जाएगा, ये H तो ऑलरेडी ऐसे ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज। अगली बार कौन सी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि कार्बन है, ये हाइड्रोजन बिल्कुल वैसे ही, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, अब की बार क्या होगा, थर्ड वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे नो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओवरऑल बात क्या है कि मेरे पास है ये एथिल कार्बोकैटायन। देखिए एथिल कार्बोकैटायन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उसे हम कहेंगे मेन कार्बन। ये कार्बन कैसा है, एक मेन कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा है। इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, इस वाले कार्बन को कहेंगे हम अल्फा कार्बन, और इसके पास जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मेरे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने कहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास है बच्चों एक एथिल कार्बोकैटायन है, एक मेरे पास क्या है, प्रोपिल कार्बोकैटायन है, और एक मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। और लास्ट फाइनल एक और है, वो है इस कार्बन के ऊपर क्या होंगे, 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये है CH2 पॉजिटिव। ये 4 एग्जाम्पल मेरे पास है। हमें बताना है इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं इनको लेबल कर देती हूँ। सबसे पहला है ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड है, और ये है थर्ड, और ये लास्ट वाला क्या है, फोर्थ वाला है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करने अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर मैं कहूँ कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के, यानी कार्बोकैटायन में जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए तो निकाल लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन किस में कम और किस में ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये कार्बन क्या है, मेन कार्बन है, इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। इसका मतलब है इस पहले स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, नंबर इसमें 3 है, यानी 3 बार ये क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है, मेन कार्बन। इसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि सेकंड स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन की जो नंबर है वो कितने हैं, 2 हैं, सिर्फ 2 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, जो इस स्ट्रक्चर के बारे में। सेम वही बातें करेंगे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा वो मेरा मेन कार्बन होगा, पास वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। हमें ध्यान में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को रखना है, हमें पास वाले हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, अल्फा हाइड्रोजन्स को ही देखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1, यानी 1 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस स्ट्रक्चर में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो कौन है, मेरा मेन कार्बन है। इसके पास वाले को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। लेकिन देखो बच्चों, अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है, यानी इस फोर्थ वाले स्ट्रक्चर के अंदर
अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं है, एक भी प्रेजेंट नहीं है। अब हम स्टेबिलिटी को किससे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे मेरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम अगर नंबरिंग करें तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले किसको देंगे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं नंबर में, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट वाले को क्या देंगे हम, सबसे पहले नंबरिंग देंगे, यानी सबसे पहले ऑर्डर में यही होगा फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, फिर सेकंड वाले को देंगे, फिर किसको देंगे, थर्ड वाले को, क्योंकि इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और लास्ट क्या करेंगे, फोर्थ देंगे, फोर्थ वाले को लास्ट नंबर देंगे, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सबसे कम। देखिए बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करवाया है काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से समय में, यानी कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आगे। किसके बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हमने ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा। और वो ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में होगी। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हम क्या देख चुके हैं, कार्बोकैटायन के बारे में देख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, अगले एग्जाम्पल के बारे में, जो क्या है, फ्री रेडिकल है। अगला एग्जाम्पल क्या है, फ्री रेडिकल सेकंड। फ्री रेडिकल इसे कहते हैं बच्चों मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। देखिए मुक्त मूलक क्या होते हैं, जब भी सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में समान बंध विखंडन यानी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। देखिए कैसे होगा ये, मैंने कहा है कि मेरे पास क्या है, एक इस टाइप का बॉन्ड है, मुझे क्या देनी है, इसको सनलाइट देनी है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक साथ में जुड़ते हैं यानी कंट्रीब्यूट करते हैं, तब क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। वैसे ही अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चला जाएगा, ए के ऊपर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, दूसरे ए के ऊपर। इसका मतलब है मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहेंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए मैंने कहा है यहाँ पे ये है CH3CH2 रेडिकल, जिस कार्बन के ऊपर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे क्या, कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। तो कार्बन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। इसमें भी वैसी ही बातें करेंगे कि सबसे पहले जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री रेडिकल है, उस कार्बन को क्या कहेंगे, मेन कार्बन कहेंगे। उसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे अल्फा कार्बन कहेंगे। और इस से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। सेम वही स्टोरी होगी कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए इसका ऑर्बिटल व्यू देखते हैं कि किस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल फ्री रेडिकल में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो देखिए इसका ऑर्बिटल व्यू। ये है इसका ऑर्बिटल व्यू। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें इस सिग्मा बॉन्ड और इस पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग देखनी है। तो ये कौन है, ये है
एक p ऑर्बिटल, और अब की बार ये p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहेंगे। चलिए, तो ये किस तरीके से मूवमेंट करेंगे वो समझते हैं। याद रहे, जब भी फ्री रेडिकल की मूवमेंट दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, हाफ एरो से या फिर कट एरो से क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, किस तरीके से दिखाएंगे ये ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले याद रहे, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को किससे दिखाते हैं, हाफ एरो से दिखाते हैं, कट एरो से दिखाते हैं। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे ऑलरेडी क्या है, एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा बच्चों, ये भी यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जब दो अनपेयर्ड फ्री रेडिकल मिलते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे होगी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, ये कार्बन है और यहाँ पे क्या किया है बच्चों, बॉन्डिंग होने के बाद में क्या गया है, H रेडिकल आ गया है। ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज वैसे की वैसे, ये डबल बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे क्या आ गए हैं, दोनों हाइड्रोजन्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो गया है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में क्या हो गया है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं रहा, बॉन्ड टूट चुका है, डिसअपेयर हो चुका है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फ्री रेडिकल में क्या दिखाते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे किस तरीके का बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, फ्री रोटेशन करवा सकते हैं। याद रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ वही हाइड्रोजन्स दिखा सकते हैं जो इस p ऑर्बिटल के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इसके सामने होंगे, वही क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या कर सकते हैं, फ्री रोटेशन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और जैसे ये फ्री रोटेशन क्या होंगे बच्चों, घूमेंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन एक बार सामने आ जाएगा और एक बार ये दूसरा हाइड्रोजन सामने आ जाएगा। बिल्कुल कार्बोकैटायन वाली बात हो गई है। क्या बात हो गई है कि यहाँ पे जैसे जैसे हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे, p ऑर्बिटल के सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से बना सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर। अब की बार मैंने सोचा है कि मैं इस हाइड्रोजन को कहाँ लेके आऊंगी बच्चों, इस p ऑर्बिटल के सामने लेके आऊंगी। तो जैसे p ऑर्बिटल को सामने लेके आएंगे तो ये है कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन तो एज इट इज वैसे की वैसे है। अब की बार ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा क्या, फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन वैसे की वैसे है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और आ जाएगा CH2, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अब की बार क्या होगा बच्चों, थर्ड वाला जो हाइड्रोजन है, कौन से वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है थर्ड नंबर वाला, वो कहाँ आएगा, इस p ऑर्बिटल के सामने आएगा। और जैसे ही सामने आएगा तो वो फिर से ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे H रेडिकल, और ये बिल्कुल वैसे की वैसे हो जाएगा। इन शॉर्ट में बात क्या है, बात ये है कि जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसपे क्या है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, वो कौन है, मेन कार्बन है। ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। इसका मतलब है इसके पास वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, पैरेलल आ सकते हैं, किसके, p ऑर्बिटल के। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए, इससे एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तरीके से स्टेबिलिटी मैटर करती है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको क्या करना है, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। चलिए, तो एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है एथिल
कार्ब फ्री रेडिकल। सेकेंड है ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है जी वाले। अब इनको लेबल कर देते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट नंबर, ये दूसरे वाला है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, और लास्ट में क्या है फोर्थ नंबर है। इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सेम वैसे ही बात करेंगे। कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे भाई, इस कार्बन को कहेंगे हम मेन कार्बन, इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जितने भी हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे उन्हें क्या कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे क्या होगा, ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी और हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा प्रोसीड होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम बात करें जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे क्या होगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये कार्बन कौन सा है, मेन कार्बन जिसपे रेडिकल लगा हुआ है, पास वाला क्या है अल्फा कार्बन है, और इस पे जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पहली स्ट्रक्चर में कितने हैं, 3 है। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहेंगे वही मेन कार्बन कहेंगे। इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उन हाइड्रोजन को क्या कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि इस वाले फ्री रेडिकल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे नंबर में 1। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल की। तो इसमें क्या होगा, इस कार्बन को कहेंगे मेन कार्बन, इसके पास वाले को अल्फा कार्बन कहेंगे। इस अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है अल्फा हाइड्रोजन नंबर में कितने हो गए हैं 0 हो गए हैं। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रहे हमें सिर्फ अल्फा कार्बन को देखना है, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन्स को देखना है, हमें अगले कार्बन पे नहीं जाना, क्योंकि अगला कार्बन कौन सा है बीटा कार्बन। हम बीटा कार्बन की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बातें करेंगे अल्फा कार्बन की ही बातें करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इस एग्जाम्पल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है कार्बन, और इस कार्बन पे क्या है एक बॉन्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। आपको पता हो कि हाइड्रोजन के कार्बन के जो क्या होते हैं वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। ऑलरेडी पहली वैलेंसी क्या हो रखी है दूसरे कार्बन से कनेक्ट हो चुकी है। जितने भी क्या आएंगे बच्चों ये कॉर्नर्स आएंगे ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा एक तो बॉन्ड बना चुके हैं तो बाकी की वैलेंसी हम किससे फुलफिल करेंगे हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस कार्बन की जो थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड वाला पे किससे जुड़ा हुआ है बच्चों कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अब इस सेकंड की कार्बन की बात करें तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले कार्बन की, तो इस थर्ड वाले कार्बन पे क्या है बच्चों रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए। इसका मतलब है 2 और क्या हो सकते हैं जुड़ सकते हैं, तो एक तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो जाएगा बॉन्ड हो जाएगा जो ये बन रखा है ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वाले कार्बन की यानी इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास एक वैलेंसी तो कंप्लीट है और इसके साथ क्या जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अब सेम बातें करेंगे क्या कि कार्बन के पास क्या है बच्चों फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या कहेंगे मेन कार्बन कहेंगे। इसके पास वाले को क्या कहेंगे अल्फा कार्बन और इसके पास वाले को क्या कहेंगे अल्फा कार्बन। अब की बार क्या हुआ है अल्फा कार्बन जो है वो कितने हैं 2 हैं, तो दोनों को काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये 2 हो गए और अल्फा हाइड्रोजन बच्चों क्या हो चुके हैं ये दोनों हो चुके हैं।
इसका मतलब है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की जो नंबर है वो कितने हैं, नंबर में 5 है। अब बात करते हैं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले हमें कौन सा लिखना होता है, जिसका सबसे कम स्टेबल होगा, यानी जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होंगे उसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की, तो सबसे कम किस में है, थर्ड वाले में। इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में थर्ड नंबर क्या आएगा, सबसे पीछे आएगा। फिर हमें बढ़ाते हुए चलना है इसको, फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जिसमें अगले वाले में ज्यादा होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सेकंड वाले में कम है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर किस में होंगे ज्यादा हुए, फिर होंगे फर्स्ट वाले में, और सबसे लास्ट में किस में होंगे, फोर्थ वाले में होंगे। इसका मतलब है कि हम फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसको अल्फा हाइड्रोजन से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे, पहला पॉइंट पूरा हो चुका है। हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन, और कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब भी सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है तब क्या होता है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा था हमने, कि जब क्या होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में भी कौन सा, पाई स्टार बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। चलिए तो हम सेकंड पॉइंट के बारे में बातें कर लेते हैं। हम बात करेंगे सेकंड, कॉन्जुगेशन होगा बच्चों अब की बार सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार बॉन्ड में। इसका मतलब है अब की बार जिसमें हम ओवरलैपिंग देखने वाले हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होना चाहिए और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, पाई स्टार भी होना चाहिए। अब पाई स्टार किन में होगा, वो मॉलिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड होंगे, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, पाई स्टार ऑर्बिटल्स भी रखेंगे। इसका मतलब है कि इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्कीन के इस मेथिल ग्रुप में क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है, अगला वाला भी क्या है, सिग्मा है, और ये कौन सा है, पाई है। तो ये परफेक्ट कंडीशन है किसके लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्बिटल व्यू किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ये है इसका ऑर्बिटल व्यू। सबसे पहले समझते हैं इसको। देखिए मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाई है। सबसे पहले ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। इस फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन को तो मैंने सिंपल दिखाया है और 1 हाइड्रोजन को तो मैंने क्या किया है, ओवरलैपिंग के फॉलो में दिखाया है। अब नीचे वाला जो सेकंड कार्बन होगा उससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे 2 पी ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं। एक पी ऑर्बिटल कैसा होगा बच्चों, अगर मैं पी ऑर्बिटल की वैल्यू व्यू दिखाऊं तो कैसे होगा, ये सेकंड वाला कार्बन है, इसके पास क्या होगा कुछ इस तरीके से, पहला ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, ये है px ऑर्बिटल। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये वाला क्या होगा बच्चों, सेकंड वाला p ऑर्बिटल होगा, और तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा होगा एक ऊपर और एक नीचे वाला। फिर से देखिए मैंने क्या कहा है, सेकंड कार्बन की बात करते हैं। सेकंड कार्बन में पहला p ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक होगा लेफ्ट साइड में और एक होगा राइट साइड में, एक होगा अप डायरेक्शन में और एक क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा, एक होगा सामने की तरफ और एक होता है पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
थर्ड वाले कार्बन की, तो थर्ड वाले कार्बन पे भी क्या होगा, थर्ड वाले कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्या है, 3 p ऑर्बिटल जुड़े हुए हैं। किस तरीके से, सेम वैसे ही सबसे पहला क्या होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, एक क्या होगा बच्चों लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होगा, एक होगा आगे की तरफ ऑर्बिटल और एक होगा पीछे की तरफ ऑर्बिटल। इस तरीके से होगा। तो मैंने बात करनी है किसके बारे में, इस C2 के बारे में और एक C3 के बारे में बात करनी है। फिर से देखिए एक बार, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। फर्स्ट कार्बन यहाँ है, इस पे क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सेकंड कार्बन ये है और इस कार्बन से क्या हो रखे हैं, 3 ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का व्यू दिखाना है मुझे। सबसे पहला जो कार्बन है उसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, एक होगा आगे की तरफ और एक होगा पीछे की तरफ। एक क्या होगा बच्चों, एक होगा लेफ्ट साइड में और एक होगा राइट साइड में। इस तरीके से क्या होगा, p ऑर्बिटल का व्यू होगा। सेकंड कार्बन भी ऐसा ही होगा और थर्ड वाला भी ऐसा ही होगा। थर्ड नंबर में क्या होगा, सेम वैसा ही कार्बन है ये थर्ड वाला, एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ होगा, एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ होगा, एक होगा कहाँ पे, राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक आगे की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा। तो अब अगर आपको ध्यान हो कि क्या होता है, जब भी 2 तरीके की ओवरलैपिंग होती है, एक तो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है क्या, कोलैटरल ओवरलैपिंग। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल का मतलब होता है कि जब लोब, एक ही लोब क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। और जब लोब यानी ऊपर वाली लोब भी और नीचे वाली लोब भी क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलैटरल ओवरलैपिंग कहेंगे। तो जब भी क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और जब हम क्या करते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन की, सेकंड कार्बन की बात करूं, तो इसका व्यू कैसा था भाई, इस कार्बन पे सबसे पहले क्या था, एक p ऑर्बिटल कहाँ पे था, एक तो इधर की तरफ था और एक इधर की तरफ था, ठीक है। तो इससे तो क्या करेगा, फर्स्ट वाला कार्बन ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इस वाले में क्या होगा बच्चों, इस वाले में एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, एक क्या है ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। सेम इसमें भी कैसा होगा, इसमें भी एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, एक सामने होगा और एक पीछे होगा। तो ये भी क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी वाली, कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कहा ये कौन सा है, ये C2 कार्बन है और ये C3 कार्बन है। इसमें ये वाली लोब और ये वाली लोब, फर्स्ट लोब, और इसमें भी ये वाली और ये वाली लोब क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, पाई बॉन्ड बनाएंगी। सेम क्या होगा, दूसरा वाला ये वाला है बच्चों, जिसमें एक लोब आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। और ये भी क्या है, एक आगे की तरफ लोब है और एक पीछे की तरफ लोब है। ये दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। जब क्या होता है बच्चों, 4 लोब क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, तो कौन से बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखिए पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो इस व्यू को देखिए, मैंने क्या कहा है, इसमें ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है ऊपर वाले के साथ, और ये वाली क्या कर रही है बच्चों, इस वाले के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें बात करें तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है और ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड। और वही पाई बॉन्ड मैंने यहाँ बना रखा है। समझ में आया किस तरीके से वो ऑर्बिटल व्यू होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कैसे होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये इस एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, किसमें, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। फिर से समझिए क्या कहा है मैंने कहा है कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव करेंगे किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो क्या होंगे, पाई स्टार के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहाँ पे मूवमेंट करेंगे बच्चों, आगे वाले में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज और मूवमेंट करने के बाद कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और अगले वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। तो कार्बन के साथ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके हैं।
ये दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से हो गए। और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कार्बन सिंपल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। ये हो गई पहली स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि किसके बीच में बच्चों, ये एल्कीन के बीच में और इस वाले मेथिल ग्रुप के बीच में क्या है, एक रोटेशन है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के पैरेलल क्या होगा, जो जो हाइड्रोजन आएगा पाई स्टार ऑर्बिटल के सामने, जो भी क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, वो क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हम फर्स्ट वाले हाइड्रोजन की बात कर चुके हैं, अब करेंगे हम सेकंड वाले हाइड्रोजन के बारे में। सेकंड हाइड्रोजन क्या करेगा, फ्री रोटेशन करेगा और किसके सामने आ जाएगा, पाई स्टार ऑर्बिटल के सामने आएगा और क्या दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। किस तरीके से, तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज रख देते हैं। अब की बार ये सेकंड वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, बाकी अगला हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे के ऐसे होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, CH2 और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं, अब की बार क्या होगा, अब की बार थर्ड वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, थर्ड वाला मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन एज इट इज होगा, सेकंड वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एज इट इज होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और ये आ जाएगा H पॉजिटिव। नेक्स्ट डबल बॉन्ड और यहाँ आएगा CH और CH2 नेगेटिव। ओवरऑल हमने क्या समझा है इस वाली स्ट्रक्चर से, कि क्या करते हैं, जब सिग्मा बॉन्ड और पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो देखिए अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें तो क्या होगा, ये है मेरी एल्कीन, एल्कीन है, इसे हम क्या करेंगे बच्चों, कंसिडर करेंगे एक मेन साइट की तरह। ये है मेरी मेन साइट, इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सेम कंसेप्ट होगा किसकी तरह, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की तरह। क्या कि पहले वाले कार्बन जिस पे पॉजिटिव लगा होगा या फिर फ्री रेडिकल लगा होगा या फिर क्या होगी, एल्कीन वाली साइट होगी, उसे क्या समझेंगे हम, मेन कार्बन या मेन साइट समझेंगे। उसके पास वाले कार्बन को क्या समझेंगे भाई, अल्फा कार्बन समझेंगे, और इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। चलिए तो इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखिए मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट जो हमने एग्जांपल समझा था वही है। सेकंड क्या है, सेकंड एग्जांपल जो कैसे मैनर में है, सिस में। अगला क्या है, CH3 और CH3 और CH3, और लास्ट फाइनल CH3 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 CH3। अब इनका कंपेयर करते हैं। सबसे पहली बात है, मैंने क्या कहा था, जिसमें भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखने वाले हैं उसे मानेंगे क्या, एल्कीन वाली साइट, और यही साइट क्या कहलाएगी, मेन साइट होगी। इसके पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, नंबर में 3 है, 3 है। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो अब की बार एल्कीन कहाँ दिख रही है बच्चों, बीचों बीच है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, मेन साइट होगी। एल्कीन वाली साइड क्या हो जाएगी, मेन साइट हो जाएगी। अब इस पे अल्फा कार्बन कितने दिख रहे हैं, तो हमें अल्फा कार्बन 2 दिख रहे हैं बच्चों, ये भी अल्फा कार्बन है और ये वाला भी क्या है, अल्फा कार्बन है। तो इसका मतलब है इस पे टोटल जितने भी क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे, वो सारे हाइड्रोजन कैसे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे।
तो ये टोटल कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स नंबर में 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होगा, ये कौन है आपकी बार, मेन साइट मेरी ये वाली है जिसपे एल्कीन बनी हुई है। इसके पास वाले को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। तो फर्स्ट अल्फा कार्बन, सेकंड अल्फा कार्बन, और ये है बच्चों कौन, थर्ड अल्फा कार्बन। इसका मतलब है इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये है मेरी मेन साइट। इसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम काउंट करेंगे। तो अल्फा कार्बन कौन से है, अल्फा कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड और लास्ट वाला है फोर्थ। इस पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं नंबर में 12 हो चुके हैं। अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स को नंबरिंग दूं तो मैं इसे फर्स्ट वाली कह देती हूँ, ये है सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड और फोर्थ। मुझे क्या करना है बच्चों, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा वाले को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे आगे आएगा और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी वो सबसे पीछे होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसके हैं, तो फोर्थ वाली स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट किसकी होगी, नेक्स्ट नंबर पे होगा थर्ड वाला, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर में 9 है, तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे होगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर में 6 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नंबर में कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाले की होगी और फिर किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, फोर्थ वाले की सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, और फर्स्ट की क्या होगी, सबसे कम होगी। देखिए बच्चों, हम लोग सिर्फ यही एम कर रहे हैं कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जल्दी ही फिजिक्स की क्लासेस भी लाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, बीएससी हर क्लासेस की क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमसे सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह गया है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वैसे तो हमने एग्जांपल्स देख ही लिए हैं, लेकिन हम इसका प्रॉपर एक तरीका पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक चार्ट तैयार करते हैं। हमें क्या करना है, उस चार्ट से चलना है और क्या करना है, स्टेबिलिटी निकालनी है एल्कीन की। सबसे पहले एल्कीन दो टाइप की होती हैं, एक होती है कॉन्जुगेट एल्कीन और एक होती है नॉन कॉन्जुगेट एल्कीन। कॉन्जुगेट एल्कीन कौन होगी, जो रेजोनेंस दिखाएगी, जैसे डबल सिंगल डबल, ये क्या है, कॉन्जुगेट एल्कीन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसे एल्कीन जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यानी एक ही डबल बॉन्ड हो या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने पर उनकी जो पोजीशन है वो कॉन्जुगेट ना हो कि क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कॉन्जुगेट कहेंगे। तो देखिए कौन होते हैं नॉन कॉन्जुगेट और कौन होते हैं कॉन्जुगेट एल्कीन। सबसे पहले बात करती हूँ मैं यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन के बारे में। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो हमें दिख रहा है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, और उस पॉसिबिलिटी में क्या पढ़ा था कि डबल सिंगल और डबल की क्या होती है, रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होती है। और जो भी क्या करते हैं इस तरीके का क्या दिखाते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर दिखाते हैं, वो सब कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ये कौन है, कॉन्जुगेट एल्कीन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं बच्चों, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कॉन्जुगेशन कैसे दिखा सकती है, तो ये कैसी है बच्चों, ये कॉन्जुगेट एल्कीन नहीं है, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये एल्कीन कैसी है बच्चों, नॉन कॉन्जुगेट है, नॉन कॉन्जुगेट होगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने पर इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो क्या होती है भाई, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी डबल सिंगल डबल होती है। लेकिन देखो यहाँ पे एक और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा आ चुका है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा आ चुका है, तो क्या होगा, डबल।
सिंगल, सिंगल डबल है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं थी। इसका मतलब है ये भी कैसा है बच्चों, ये भी नॉट कॉन्जुगेट एल्कीन है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्जुगेट एल्किन क्या होती है और नॉन कॉन्जुगेट एल्किन क्या होती है। चलिए फिर से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो कॉन्जुगेट को सबसे आगे रखना है बच्चों और नॉन कॉन्जुगेट को उसके पीछे रखना है। यानी कॉन्जुगेट एल्किन की स्टेबिलिटी हमेशा किससे ज्यादा होगी, नॉन कॉन्जुगेट एल्किन से ज्यादा होगी। सेकंड बात करते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास दो से ज्यादा क्या है, कॉन्जुगेट या फिर नॉन कॉन्जुगेट एल्किन है, तब क्या करेंगे, तो बच्चों हम अब देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स सेम हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसी कोई दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर मिल जाए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है, सेम है, तो ऐसे में हमें क्या देखना है बच्चों, ऐसे में सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्किन देखनी है। क्या होती है, एक तो होती है बच्चों क्या, अनसिमेट्रिक एल्किन, और एक होती है क्या, सिमेट्रिक एल्किन। क्या होती है ये, अनसिमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसी एल्किन जिसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वर्टिकली, वो तो क्या हो जाएंगे, अनसिमेट्रिक, और जिनको हम डिवाइड कर पाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, सिमेट्रिक एल्किन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एल्किन है, ये कैसी एल्किन है, अनसिमेट्रिक की सिमेट्रिक। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये टूट नहीं पाएगी, तो ये कैसी है, अनसिमेट्रिक है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं किसका ले लूं, कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होगी, ये आराम से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये कैसी है, सिमेट्रिक, इसे हम ट्रांस एल्किन भी कहते हैं। और अगर क्या होंगे, दोनों ग्रुप एक तरफ होंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये भी कैसी है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक एल्किन क्या होगी बच्चों, कम स्टेबल होगी किससे, अनसिमेट्रिक से। अनसिमेट्रिक एल्किन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट, ये भी सेम हो जाए तो हमें क्या करना है, ट्रांस को ज्यादा स्टेबल मानना है। ट्रांस एल्किन ज्यादा स्टेबल होती है किससे, सिस एल्किन से। अब ये ट्रांस एल्किन क्या होती है, ट्रांस एल्किन का मतलब होता है कि ऐसी एल्किन जिसमें बल्की ग्रुप क्या हो बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट हो, उसे तो कहेंगे ट्रांस एल्किन। और दूसरा कि जब बल्की ग्रुप क्या हो जाए, एक दूसरे की तरफ हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सिस एल्किन कहेंगे। तो फर्स्ट वाली हो गई ट्रांस एल्किन, जबकि सेकेंड वाली क्या हो चुकी है, सिस एल्किन हो गई है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को क्लियर कर सकें। Arrange the following in decreasing order of stability of alkene. First example, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट में हम कॉन्जुगेट को क्या करेंगे, पहले देंगे।
ये होने पर अल्फा हाइड्रोजन्स देखेंगे, ये सेम होने पर हम अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक देखेंगे, और लास्ट में ट्रांस को क्या देंगे, सिस से ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ये होगा हमारा पैटर्न। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट। तो देखिए बच्चों, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब है सारी एल्किन्स कैसी हैं, कॉन्जुगेट एल्किन्स है। इसका मतलब है पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कॉन्जुगेट वाले क्या है, सबके सब क्या है, कॉन्जुगेट। ये भी कॉन्जुगेट है। सेकंड बात करते हैं, सिमिलर होने पर अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन देखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जिस पे एल्कीन बनी हुई है उसे हम मानेंगे मेन साइट। मेन साइट के पास वाले कार्बन को क्या मानेंगे, अल्फा कार्बन, और ये भी कौन है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे क्या लगे होंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे वही क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, तो देखो एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 बॉन्ड इसने पहले से बना रखे हैं, ऊपर वाले ने भी और नीचे वाले में भी। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब है अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, नंबर में 4 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, ना कि बीटा हाइड्रोजन, हमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन को ही देखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, इसमें ये कौन है, मेन साइट है। इसके पास वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। इस पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो सब कौन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 3 फुलफिल हो रखी है। इसका मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन रहा होगा, और यहाँ पे भी 1 ही हाइड्रोजन रहा होगा। इसका मतलब है अल्फा हाइड्रोजन नंबर में टोटल कितने हो चुके हैं, नंबर में 2 हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एल्कीन क्या है बच्चों, मेरी मेन साइट है। अब की बार ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, और ये वाला भी क्या है, अल्फा कार्बन, और अब की बार ये वाला भी क्या है, अल्फा कार्बन है। इसका मतलब है अल्फा कार्बन अब की बार कितने हो चुके हैं, नंबर में 3 अल्फा कार्बन हो चुके हैं। तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 2 तो फुलफिल है, तो इसका मतलब है यहाँ 2 हाइड्रोजन रहे होंगे। यहाँ पे भी कितनी है बच्चों, 2 ही फुलफिल है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रहे होंगे। यहाँ पे देखो 1 ही फुलफिल है, तो इसका मतलब यहाँ कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, यहाँ पे नंबर में 7 हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, इस अगले एग्जाम्पल के बारे में। ये कौन है बच्चों, मेन साइट है। मेन साइट के पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब है टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, नंबर में 10 हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये है मेरी मेन साइट, ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है बच्चों, और यहाँ पे भी कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, यहाँ पे नंबर में 6 हो चुके हैं। तो हम अब क्या कर सकते हैं, एल्किन की स्टेबिलिटी को अल्फा हाइड्रोजन से क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसमें है बच्चों, 1, 2, 3 और 4। फोर्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर किसकी होगी, 7 पे है, तो यानी थर्ड नंबर वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, दूसरे नंबर पे होगी। फिर क्या होंगे, अगला है लास्ट वाला, फिफ्थ वाले पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में कितने हैं, 4th, और सबसे कम किस में होंगे, सेकंड, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो ये एल्किन का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगी 4th की, और सबसे कम किसकी होगी, सेकंड वाले की होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जिसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो एल्किन कैसी होगी, कॉन्जुगेट होंगी, और जिसमें एक से ज्यादा होगा वो कैसी होंगी बच्चों, कॉन्जुगेट होंगी। पर डबल बॉन्ड कैसे होनी चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये कैसी स्पीसीज है, नॉन कॉन्जुगेट है। ये वाली भी क्या है, नॉन कॉन्जुगेट है। ये भी क्या है, नॉन कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट नॉन कॉन्जुगेट, ये भी नॉन कॉन्जुगेट। अब लास्ट वाली क्या है बच्चों, डबल, सिंगल और फिर डबल है। तो ये कैसी स्पीसीज है, कॉन्जुगेट स्पीसीज है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 6 नंबर वाले की होगी। 6 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये कैसा है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जब सब सेम हो जाएंगे तो क्या कहेंगे भाई, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन के नंबरिंग देखते हैं। तो इसमें बात करें तो ये कौन है, मेरी मेन साइट। इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, नंबर में 0 हो गए हैं। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ये मेरी मेन साइट है। इसके पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये भी क्या है, मेरी मेन साइट है और इस पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर में 6 ही हाइड्रोजन है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो ये कौन है, मेरी मेन साइट, और इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर में 6 है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन नंबर में 12 है। तो इसका मतलब है अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। इसका मतलब है 12 वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी 6 के बाद किसका नंबर आएगा, 5th वाले का। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अगला पॉइंट क्या है, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे तो हम देखेंगे अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में। मैंने बताया था कि जिसको हम 2 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे वो तो कैसे होंगे, अनसिमेट्रिक, और जिनको कर देंगे वो कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो सिस और ट्रांस तो कैसे होते हैं, सिमेट्रिक, और बाकी सब कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिक होंगे। इसका मतलब है कौन से वाले स्ट्रक्चर बच्चों, हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। ये कैसी है, अनसिमेट्रिक है, और ये कैसी है, ये भी सिमेट्रिक है, और ये भी कौन है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। इसका मतलब है अनसिमेट्रिक वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है सेकंड वाले की क्या होगी, उससे ज्यादा। अगर बात करें अब, ये भी कैसा है बच्चों, सिमेट्रिक, और ये वाला भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो अब की बार क्या देखेंगे, अगला पॉइंट है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस वाले से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है ट्रांस कौन होते हैं, जिनमें बल्कि ग्रुप एक दूसरे के डिफरेंट होंगे। तो ये कौन है, ट्रांस वाला। जबकि ये वाला कौन सा है, सिस वाला है, क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या है, एक ही तरफ प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कौन से वाले का, थर्ड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 4th वाले से ज्यादा होगी। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। तो फर्स्ट में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम, यानी फर्स्ट वाले का नंबर आएगा सबसे लास्ट में। बच्चों आज हम लोगों ने कवर किया किसके बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड और पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग को पढ़ा। साथ ही साथ में हमने इसमें कवर किया किसको, कार्बोकैटायन को, फ्री रेडिकल को, एल्कीन को, और साथ ही साथ एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।